दूसरी तरफ ईरान के 40% मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल ने ईरान मिसाइल लॉन्च को तबाह किया है। लॉन्चर तबाह होने के कारण जो ईरान के मिसाइल अटैक हैं उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। सबसे मुख्य बात यही है कि लॉन्च पैड को ही तबाह कर दीजिए तो वहां से जो भी अटैक है वो हो ही नहीं पाएंगे उस तरीके से। और इसमें 40% की कमी भी देखने को मिल रही है क्योंकि ईरान के 40% जो मिसाइल लॉन्चर हैं उन्हें तबाह इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहा है। सबसे पहले तेल कुएं को नुकसान पहुंचाया, गैस भंडार को नुकसान पहुंचा करके आर्थिक तौर पर चोट की गई। अब इजराइल ने ईरान मिसाइल जो लॉन्च है वो तबाह कर दिए हैं ताकि जो हमले हैं वो कम हो जाए। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले तो यही बात कि पहले तो आर्थिक तौर पर चोट की गई और उसके बाद जो लॉन्च पैड है उन्हें तबाह किया गया। एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत इजराइल आगे बढ़ रहा है और अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो क्या घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा ईरान को? जी हाँ, इजराइल की पॉलिसी ये है कि युद्ध के प्रति जो ईरान की तैयारियां हैं उसमें सबसे जो कमज़ोर कड़ी है उस पर प्रहार किया जाए। कमज़ोर कड़ी तोड़ दीजिए, उसके बाद जो मजबूत कड़ियां हैं वो आपस में बिखर जाती हैं। तो ईरान के पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी मदद से वो 1600 किलोमीटर दूर स्थित इजराइल पर हमला कर सकता है, आज की तारीख में करीबन 1600 बचे हुए हैं। लेकिन इन मिसाइलों को जहां से लॉन्च किया जाता है, लॉन्चर साइट्स उनके पास करीबन 140 या 120 हैं। तो आकलन ये है कि इन लॉन्चर साइट्स को नष्ट करने के बाद ईरान को बहुत दिक्कत होगी अपनी मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे हल्के मिसाइल होते हैं तो उनमें लॉन्च एंड स्कूट पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है कि आप मिसाइल लॉन्च करो और उसके बाद लॉन्चर को दाएं बाएं आगे पीछे 1, 2, 8, 10 किलोमीटर घुमा दो ताकि दुश्मन फिर से वहाँ पर आपको ढूंढकर प्रहार ना कर पाए। लेकिन ये जो IRBM है, इनके लॉन्चर साइट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और एक जगह पर ही स्थिर रहते हैं क्योंकि मिसाइल और लॉन्चर साइट्स बहुत वजनी होते हैं, वज़न 100 टन के आसपास। दूसरी बात ये, क्या ईरान घुटने टेक देगा? ईरान की युद्ध नीति बहुत क्लियर है। ईरान जानता है कि इजराइल उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। ईरान ये भी आकलन कर रहा है कि इजराइल उसके न्यूक्लियर साइट्स को, उसके हार्बर्स, एयरफील्ड्स, एयरपोर्ट्स साइट्स को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन इजराइल कभी भी वहाँ पर फौज भेजकर ईरान को ज़मीनी नुकसान या ज़मीनी कब्जा नहीं कर सकता। यही उनकी रणनीति का मुख्य कोर है। इसीलिए ईरान करता क्या है कि वो लॉन्च करता है IRBM ताकि अपनी जनता को और दुनिया भर के लोगों को दिखा सके कि वो बदला ले रहा है, वो युद्ध के मैदान में है। जी बिल्कुल। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। ईरान के हमले को देखते हुए अमेरिकी दूतावास बंद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास बंद किया गया। कल ही आह्वान किया गया था ट्रंप की तरफ से और उन्होंने अपनी जनता से अपील की थी, अपने नागरिकों से अपील की थी कि जल्द से जल्द ईरान को खाली करें। और ऐसे में जो तस्वीरें अब आ रही हैं खबर के माध्यम से कि यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया गया और कहा था उन्होंने कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल अटैक हुआ था और मिसाइल अटैक के बाद दूतावास को बंद कर दिया गया। एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ जहां पर अमेरिकी दूतावास था। और ऐसे में वहां पर क्या क्षति हुई, फिलहाल जो तस्वीरों में दिखता है कि बिल्डिंग को काफी क्षति हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी क्षति यहां पर हुए थे। यूके सर हमारे साथ लगातार मौजूद है। यूके सर, यहां पर दूतावास बंद कर दिया गया है और कुछ बड़ा होने वाला है, इन दोनों को जरा जोड़िए, कैसे आप देख पा रहे हैं इसे? ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन अब तक 2-3 चीज़ें बहुत नोटिसेबल है कि ईरान ने कुछ टारगेट्स को अभी तक टारगेटिंग नहीं की है। नेतन्याहू का घर जो कि ज़मीन के ऊपर है और सैटेलाइट में कितनी क्लियरली दिख रहा है, उस पर हमला नहीं किया ईरान ने। इसी तरह से ईरान ने उनकी जो पार्लियामेंट है इजराइल में, नेसेट, उस पर हमला नहीं किया। ईरान ने अभी तक जो वहाँ रूलिंग पार्टी है लिकुड पार्टी, उसके हेडक्वार्टर पर भी हमला नहीं किया। ईरान चाहता है कि वो तब तक इन इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उसको ये ना लगे कि शायद आयतुल्लाह ख़ुमैनी या शायद राष्ट्रपति पेजेश्किन के घर को भी निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो शायद दोनों पक्षों में अमेरिका की शह में एक अंडरस्टैंडिंग है कि फ़िलहाल वो ख़ुमैनी को टारगेट नहीं करेंगे और ये लोग नेतन्याहू के घर को या नेतन्याहू के अंडरग्राउंड बंकर को टारगेट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर, जो ये जगह है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मान्यता वाली है क्योंकि चाहे वो मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो, लेकिन इसी बीच एक जानकारी है, फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में है इजराइल। इजराइल के साथ अमेरिका भी हमला कर सकता है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। इजराइल के सुरक्षा सलाहकार का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह करेंगे, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। फोर्डो को तबाह करने तक
जंग जारी रहेगी, ये इजराइल कह रहा है। तो सर, इजराइल अगर ये कह रहा है कि वो फोर्डो को जब तक तबाह नहीं कर देता है तब तक वो थमने वाला नहीं है। बात यरूशलेम की भी कर रहे थे, यरूशलेम को लेकर के खासकर ईरान थोड़ा सा तो बच रहा है, क्योंकि फिर यहूदी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए वो धार्मिक स्थल वाली जगह है। अब ऐसे में निशाना अगर बनाया गया तो वो सिर्फ अमेरिका के दूतावास को बनाया गया और वो सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया है। ये समझना पड़ेगा कि किसी भी दुनिया के ज़्यादातर मुल्क यरूशलेम में अपनी एम्बेसी को या अपने हाई कमिश्नर को नहीं रखते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश हैं वो तेल अवीव को ही चुनते हैं अपने एम्बेसी बनाने के लिए। ये अमेरिका ने थोड़ी चालाकी से, चतुराई से या मिस्चीवियस बुद्धि से यरूशलेम में अपनी एम्बेसी को शिफ्ट किया गया है। दुनिया में सब जगह होता है कि एम्बेसीज बनाने के लिए एक डिप्लोमेटिक एरिया सिलेक्ट किया जाता है ताकि युद्ध के दौरान शत्रु को बता दिया जाता है कि ये डिप्लोमेटिक एरिया है, यहाँ पर हमला न कीजिए। लेकिन अमेरिका ने इजराइल के साथ अपना मजबूत साथ दिखाने के लिए और शायद ईरान को थोड़ा हैरान परेशान करने के लिए अपना एम्बेसी जानबूझ के चतुराई कहूँगा से यरूशलेम में भेजा था। अब यरूशलेम में धार्मिक स्थलों को नहीं हिट किया जा रहा, ये आपको समझना पड़ेगा। ईरान जो है वो जानता है कि अगर धार्मिक स्थलों को प्रहार हो गया तो पूरी कहानी बिगड़ जाएगी उनके लिए। अरब, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, क्रिश्चियंस, ज्यूस। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूं कि यरूशलेम में जो अमेरिकन एम्बेसी को हिट किया गया है, वो एम्बेसी जो है ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि आसपास ज़्यादातर एरिया सिविल। और सर, एक बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि एयर डिफेंस पर $285 मिलियन खर्च कर रहा है इजराइल, और हर दिन $285 मिलियन खर्च करने की बात कही जा रही है। यानी कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि अब एयर डिफेंस पर $285 मिलियन खर्च कर रहा है इजराइल। और यहां पर शाम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस खर्च का क्या मतलब है, और एयर डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है लेकिन काम कहां आ रहा है? ऐसा नहीं है काम नहीं आ रहा है। देखिए, जब लड़ाई होती है तो जो ये एयर डिफेंस सैचुरेट होते हैं और इनको सप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी और फिजिकल मीन्स से भी, दोनों तरफ से भी। तो ये इतना खर्चा तो लगेगा, क्योंकि 5-5 लेयर में आप, आउटर टू इनर लेयर में मैनुअल तक आप फायरिंग कर रहे हो। तो क्लोजिंग वेपन सिस्टम से लेके और एरो 1, एरो 2 जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से उनको सर्च कर रहा है, इनकमिंग मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, एयरक्राफ्ट को। तो इसमें खर्चा भी लगता है और फेलियर्स भी होते हैं, क्योंकि 100% कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। और इस कारण से आप कह सकते हो कि कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि कई तरह के जो सिस्टम्स हैं कई देशों से ला के, थार्ड भी है उसमें, और आयरन डोम भी है, और डेविड स्लिंग भी है, एरो 1 है, एरो 2 है। उसके बाद इनका सर्च, इनका चेन, जो किल चेन है, इनका किल चेन का मतलब कि उनको एक्वायर करना पहले सर्च पे, और उसके बाद उनको सही अपॉर्चुनिटी पे लेके सही वेपन से एंगेज करने के लिए फायर कंट्रोल रडार को एक्टिवेट करना, और फिर वेपन को लॉन्च करना, इसको कहते हैं किल चेन। और इसके लिए ऊपर अगर अवाक्स हो या जैसे एयरक्राफ्ट को लेना हो तो वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड हो। ये पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है एयर डिफेंस का, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसका बेहतरीन नमूना हमने दिखाया।